नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 6 माह की समसामयिक घटनाओं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रह किया है, जो आगे आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए आरंभ करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत हमारा पहला करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए खजुराहो, बी मैहर, सी अमरकंटक और डी ग्वालियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में डिटेल में कुछ जानकारी और ले लेते हैं। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दुनिया भर में 55 क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की है, जिसमें ग्वालियर को उसके संगीत विरासत के लिए चुना गया है। इसके अलावा भारत का एक अन्य शहर जो है केरल से कोझिकोड, इसे साहित्य के लिए भारत का पहला साहित्य का शहर नामित किया गया है। अगर हम रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के विषय में बात करें तो भारत के कुछ शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी संगीत के लिए, चेन्नई संगीत के रचनात्मक शहर के रूप में, मुंबई फिल्म के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के रचनात्मक शहर के रूप में 2023 में शामिल हुआ है। यूनेस्को के विषय में बात कर ले तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यूसीसीएन का स्थापना 2004 में हुई थी। इसका उद्देश्य था उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं और नीति निर्धारण में उन कारकों को स्थान देते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन दिए हैं। ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी लंदन, डी दिल्ली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन। ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और यहीं पर इस बार 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सलकनपुर नामक स्थान पर देवी लोक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D हिंदू मंदिर ये जो दिखाई दे रहा है यही है। ये तेलंगाना के सिद्धपेट के बुरुगुपल्ली में मंदिर बनाया गया है और इसे बनाया है अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा। ये 3800 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में बनाया गया है। तो याद रखेंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में सिद्दीपेट के बुरुगुलपल्ली में है और इसे अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी असम और डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की रैंकिंग में केरल जो राज्य है वो नंबर 1 पे रहा है। आप सभी जानते हैं विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का प्रावधान सुनिश्चित करने में बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर रहा, दूसरा रहा पंजाब और तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। इसके साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसी सूचकांक में मध्य प्रदेश का चौथा रैंक लगा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ पे चालू हुई? तो टॉय ट्रेन मतलब खिलौने जैसी रेलगाड़ी है, कहाँ चालू की गई है बताना है आपको। ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी राजस्थान, सी तेलंगाना और डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में संचालित की गई है। राजस्थान के उदयपुर के ऑक्सीजन हब कहा जाने वाला गुलाब बाग जो है वहाँ पे सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे, उदयपुर के गुलाब बाग में सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है। अगला प्रश्न है।
कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हैं ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी भोपाल और डी भुवनेश्वर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में देश का पहला जनजातीय खेल महोत्सव की शुरुआत की गई और यहाँ पे संपन्न हुआ है। ये 9 से लेकर 12 जून 2023 के दौरान आयोजित किया गया था। इस जनजातीय खेल महोत्सव में ओडिशा पुरुष और महिला दोनों वर्ग में समग्र चैंपियन रहा था। तो अगर चैंपियन का पूछता है तो भी आपको इसका उत्तर उड़ीसा देना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री टाटा ग्रुप द्वारा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आपको बताना है कि टाटा ग्रुप ने कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित की है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। इस तरह के सेल्स और इस तरह की बैटरियां वहां पे बनाई जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? तो आपको बताना है ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी अहमदाबाद और डी कोलकाता। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर को बेंगलुरु में लॉन्च किया है। तो बेंगलुरु इकाई के लिए ही ये प्रोजेक्ट कुबेर फिलहाल में लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, बी इंदौर, सी वाराणसी, डी पटना। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी वाराणसी। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा और यह बनेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में। यहाँ पे डीएनए बैंक स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एकमरा परियोजना से जुड़ा है? आपको बताना है एकमरा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी कोलकाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य एकमरा परियोजना से जुड़ा है। इसका उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए कार्य करना। एकमरा क्षेत्र एक स्थान है ये और भुवनेश्वर का प्राचीन नाम को के रूप में भी एकमरा को जाना जाता है। तो भुवनेश्वर के निकट ही एक एकमरा क्षेत्र है। यहाँ पे ऐतिहासिक 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के परिवेश के आसपास लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के द्वारा यह एकमरा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे, मंदिरों के पुनर्विकास के लिए और यह उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस भारत के बाहर कहाँ स्थापित किया जाना है? ऑप्शन ए अबू धाबी, बी बैंकॉक, सी जकार्ता और डी बामको। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबू धाबी। आईआईटी दिल्ली का कैंपस भारत के बाहर अबू धाबी में भी स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी मलेशिया और डी म्यांमार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024 के दौरान हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग की भावनाओं पर विचार विमर्श करना है, जो सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी केरल। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो होगा वो गुजरात है। इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा नामक एक जो क्षेत्र है वहाँ पे इसे निवेश क्षेत्र में बदलेगा और धोलेरा सेमीकॉन सिटी के नाम से इसे डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो याद रखेंगे, पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य गुजरात है और गुजरात के धोलेरा में धोलेरा सेमीकॉन सिटी बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में खोला जाएगा। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS के तहत भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि ड्रोन सुविधा का परीक्षण केंद्र तमिलनाडु के पेरम्बुदूर में खुल रहा है। और SIP COT औद्योगिक पार्क जो कि वल्लम वडागल में है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये एक अजीब प्रकार का नाम है, वल्लम वडागर श्री पेरम्बुदूर। तो आप याद रखेंगे, तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर के वल्लम वडागर में SIP COT औद्योगिक पार्क है। यहाँ पे पहला मानव रहित हवाई प्रणाली यानी ड्रोन प्रणाली के तहत ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला जा रहा है। और ये रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS के तहत ये सुविधा यहाँ पे प्रारंभ की जा रही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए किस राज्य ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अपने राज्य में एक अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये अतिथि शिक्षकों से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे इसे, ये प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। और जो भी नए श्रमिक, दूसरे राज्य के श्रमिक या दूसरी जगह के श्रमिक केरल में आते हैं तो उनके लिए इस पोर्टल पे लॉगिन करना अनिवार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन दिए हैं, ए पटना, बी पुणे, सी दिल्ली और डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम, तो आप सभी जानते हैं भारत मंडपम एक बहुत बड़ा व्यावसायिक स्थल है, बनाया गया है। यहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन भी हुआ था। तो सम्मेलन के पहले यहाँ पर एक नटराज की अष्टधातु से बनी प्रतिमा जिसकी ऊंचाई लगभग 28 फीट है और वजन 20 टन है को स्थापित किया गया था। और यही विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए यनम, बी माहे, सी कराईकल और डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वीं बार एशिया कप खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है और इसने श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, DRDO द्वारा परीक्षण किया गया स्वदेशी लेज़र हथियार कौन सा है? तो DRDO ने एक लेज़र हथियार का परीक्षण किया है, वो कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी दुर्गा सेकेंड। ऑप्शन बी है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड। ऑप्शन सी है अग्नि 4 और ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO संगठन द्वारा लेज़र हथियार दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे नामक एक हथियार जिसे दुर्गा सेकेंड भी कहा जाता है को लॉन्च किया गया है, यानी इसका परीक्षण किया गया है। यह डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है और लेज़र इसमें काम करती है। लेज़र के द्वारा ही सामने वाले जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है, दुश्मन के जहाज़ों इत्यादि को देखा जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। तो इन्हें भविष्य का हथियार भी माना गया है। याद रखेंगे दुर्गा सेकेंड नाम से यह एक प्रकार की लेज़र गन जैसा है, इसे DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है?
ऑप्शन ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें मध्य प्रदेश राज्य के अंदर यह 7वां टाइगर रिजर्व होगा। और देश की अगर बात करें तो देश में इसको मिला करके 54वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। यह स्थान मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। तो इन तीनों जिलों में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला करके स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेश भूपति, बी लिएंडर पेस, सी रोहन बोपन्ना और डी सुमित नागल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो एशिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें टेनिस के हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए तिरुअनंतपुरम, बी कोच्चि, सी चेन्नई और डी गोवा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में किया गया। अगला प्रश्न है, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी केरल। तो यहाँ पे स्पेस पोर्ट से मतलब वह बंदरगाह जहाँ से इसरो अपना परीक्षण करता है। तो दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के थुडुकुली जिले के एक तटीय गांव कुलशेखर पट्टिनम में भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखी गई और यह आधारशिला 28 फरवरी 2024 को तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अगला और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले कोई अंतरिक्ष केंद्र है क्या जहां से परीक्षण होता है? तो बिल्कुल है। इसरो का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। और ये जो दूसरा बनेगा ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में बनेगा। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एकता का त्यौहार मेरा हो चोंगबा कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर। एकता के त्यौहार के रूप में मेरा हो चोंगबा एक त्यौहार मनाया जाता है और यह मनाया जाता है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। अगला प्रश्न है, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो एक बायोपिक आई थी अभी कुछ दिनों पहले जिसका नाम 800 था। किस खिलाड़ी की बायोपिक है बताना है। ऑप्शन ए मुथैया मुरलीधरन, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सचिन तेंदुलकर और डी सैयद अब्दुल रहीम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुथैया मुरलीधरन। तो आप सभी जानते हैं ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 800 से ज़्यादा विकेट लिया है और ये श्रीलंका के स्पिनर बॉलर रहे हैं। तो याद रखेंगे बायोपिक 800 जो आई है वो इन्हीं के लिए आई है। इसके अलावा सैयद अब्दुल रहीम के बारे में भी आप जानते हैं। कुछ दिनों पहले ही अजय देवगन की एक मूवी मैदान जो है ये फुटबॉल के कोच हैं सैयद अब्दुल रहीम, इनके नाम पे आई है। तो वह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्टील उत्पादन में भारत किस स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पे। विश्व स्टील उत्पादन में भारत सेकंड रैंक पे आ चुका है। पहले रैंक की बात करें तो पहले नंबर पे चीन है जो कि 53.9% पूरे विश्व का स्टील का उत्पादन करता है, यानी सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके बाद में भारत 6.6% है। उसके बाद में जापान करता है 4.8%। उसके अलावा ऐसे ये टॉप 10 की लिस्ट यहाँ पे दी है, आप इसे देख सकते हैं।
तो विश्व स्टील उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पे आ चुका है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो आपको बताना है किस राज्य में 25 नवंबर के दिन नॉनवेज नहीं बनाया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा, नहीं खाया जाएगा। तो ऐसी घोषणा की गई है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 5वां विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश और डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में 5वां विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किया गया और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में ये आयोजन हुआ था। तो याद रखेंगे 5वां ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल केरल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने लगातार तीसरे साल देश के सबसे सुरक्षित शहर किसे माना है? ऑप्शन ए पुणे है, बी मुंबई है, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो दोस्तों महानगरों की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके अनुसार आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अगर महानगरों की बात करें तो एनसीआरबी के अनुसार लगातार 3 साल से कोलकाता जो ऐसा शहर चुना गया है जहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। कोलकाता को एनसीआरबी ने लगातार तीसरे साल देश के सबसे सुरक्षित शहर माना है। इसके बाद पुणे आता है और फिर हैदराबाद आता है, यानी सेकंड नंबर पे पुणे है, उसके बाद में हैदराबाद आते हैं। यहाँ आबादी लगातार बढ़ने के बाद भी जुर्म में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई को प्राप्त करने वाला राज्य जो बना है वो इस वक्त महाराष्ट्र बना है। केवल 3 भारतीय राज्य जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के बीच $70.9 बिलियन के विदेशी निवेश का 70% तक आकर्षण कर चुके थे, यानी $70.9 मिलियन का जो निवेश हुआ था उसमें से भी लगभग 70% का यहाँ पे निवेश कंप्लीट हो गया था। तो इसमें महाराष्ट्र प्रथम है, कर्नाटक सेकंड है और गुजरात थर्ड रैंक पे आया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो आपको बताना है ए नीलम शरण गौर, बी संजीव, सी अतुल कुमार राय और डी भगवंत अनमोल। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखेंगे और ये पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य पुरस्कार के रूप में, तो 2023 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसके अतुल कुमार को उसकी किताब थी जिसका नाम था चांदपुर की चंदा। ये उपन्यास के रूप में लिखी गई थी और इसी उपन्यास के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। 2022 में यह पुरस्कार दिया गया था प्रमेय उपन्यास के लिए भगवंत अनमोल को और 2021 में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया था किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से। ये कहानी हिमांशु वाजपेयी ने लिखी थी। तो ये पुरस्कार 2021 में मिला था। अगर हम हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो संजीव जी को इस साल का मुझे पहचानो नामक किताब के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार है अतुल कुमार राय को और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार संजीव कुमार जी को दिया गया है और उनकी किताब का नाम है मुझे पहचानो। अगली प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है? यानी जहाँ पे पेट्रोल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा संवर्धन हो रहा है। बताना है ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी गोवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो राज्य है वो भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है और गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी स्तर की तेल रिफाइनरी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा गुजरात के
भरूच ज़िला जो है वहाँ के दहेज में OPL पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात ये दोनों जगह पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल का उत्पादन करता है, इसलिए इसे भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में बुलाया जाने लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना 2024 कहाँ शुरू की गई? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। महतारी वंदन योजना 2024 छत्तीसगढ़ में आरंभ की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण किया है? तो सबसे ज़्यादा यानी 100% रेलवे विद्युतीकरण कहाँ हो चुका है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तराखंड और डी हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे ने 100% रेलवे का विद्युतीकरण कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स और अन्य चीज़ों को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए RBI रिटेल डायरेक्टेड मोबाइल एप्लीकेशन, बी प्रवाह पोर्टल, सी फिनटेक रिपोजिटरी और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार RBI रिटेल डायरेक्टेड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसके अलावा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है, इसके अलावा फिनटेक रिपोजिटरी भी लॉन्च किया है, और ये सभी रिटेल इन्वेस्टर और अन्य चीज़ों को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो सांख्यिकी का 2023 का जो पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसने जीता है बताना है। ऑप्शन ए सर डेविड कॉक्स, ऑप्शन बी है प्रोफेसर ब्रैडली एफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर एमेरिटा नैन लेयर्ड और ऑप्शन डी है CR राव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CR राव। तो CR राव ने जो विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में द्विवार्षिक रूप से दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जीता है। इसके अलावा डेविड कॉक्स की बात करें तो CR राव ने तो 2023 का जीता है, लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तो जो प्रोफेसर एमेरिटा नैन लेयर्ड है, इन्होंने 2021 का जीता है। इसके पहले 2019 में दिया गया था जो प्रोफेसर ब्रैडली एफ्रॉन ने जीता है, और इससे पहले 2017 में दिया गया था, सर डेविड कॉक्स ने जीता है। तो आप ये क्रम से दिया हुआ है तो याद रख सकते हैं, डेविड कॉक्स ने 2017 में, प्रोफेसर ब्रैडली एफ्रॉन ने 19 में, प्रोफेसर एमेरिटा नैन लेयर्ड ने 21 में और CR राव ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है बताना है। राज्य का नाम दिया है, ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष रैंक आंध्र प्रदेश को मिली है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, बी पुडुचेरी, सी बेंगलुरु और डी दिल्ली। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है, ODA प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी सूरत, सी जयपुर और डी वायनाड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायनाड। ODA प्लस रैंकिंग में इस बार वायनाड ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए अयोध्या, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दुबई और डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर जो कि लगभग 177 फीट से भी ऊंचा है, ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाना है। श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 52वां, 53वां, 54वां और 55वां जिला को उनके गठन के क्रम में जमाइए। ऑप्शन ए निवाड़ी, मऊगंज, पांडुरना, मैहर। ऑप्शन बी है निवाड़ी,
पांडुरना, मैहर, मऊगंज। ऑप्शन सी है निवाड़ी, पांडुरना, मऊगंज, मैहर, और ऑप्शन डी है निवाड़ी, मऊगंज, मैहर, पांडुरना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 52वां, 53वां, 54वां और 55वां जिला कौन कौन सा है। तो 52वां जिला निवाड़ी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 52वां जिला जो है निवाड़ी है। 53वां जिला के रूप में मऊगंज को बनाया गया। इसके अलावा पांडुरना जिला 54वां जिला है और 55वां जिला जो है मैहर जिला को बनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, निवाड़ी, फिर मऊगंज, फिर पांडुरना और फिर मैहर। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल देख लेते हैं। निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को एक नया जिला बनाया गया। इसमें तहसीलें भी याद रखें, तहसीलें थी पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। इसी प्रकार मऊगंज जिला रीवा जिले से अलग करके 13 अगस्त 2023 को बनाया गया है। इसमें जो तहसीलें शामिल है मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी। पांडुरना जिला छिंदवाड़ा से अलग करके 5 अक्टूबर 2023 को बनाया गया था। इसमें तहसीलें शामिल की गई हैं पांडुरना और सौसर। इसी प्रकार मैहर जिला सतना से अलग करके 5 अक्टूबर 2023 को बनाया गया था। और इस नए ज़िले में जो तहसीलें हैं, 3 तहसीलें, मैहर, अमरपाटन और रामनगर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए इंदौर, बी पांडुरना, सी निवाड़ी और डी सागर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांडुरना। अब नए ज़िले बनने के बाद में वर्तमान में अगर बात करें तो पांडुरना की जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला जो है वो पांडुरना है। अगला प्रश्न है, देश का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया, बी अजय माणिकराव खानविलकर, सी रवि विजय कुमार मलिमथ, डी डॉक्टर मनोज सोनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय माणिकराव खानविलकर मध्य। और इसके अलावा बाकी लोगों को भी देख लेते हैं। तो नए लोकपाल के रूप में जो हमारे जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे श्री अजय माणिकराव खानविलकर, इन्हें लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री अजय माणिकराव खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल सामरिया जी को नियुक्त किया गया है। लोकायुक्त मध्य प्रदेश के सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं और मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ हैं। और यूपीएस के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी को नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क कहाँ खोला गया है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए रतलाम, बी नर्मदापुरम, सी अमरकंटक और डी पचमढ़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पचमढ़ी। अक्टूबर 2023 में पचमढ़ी में देश का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क खोला गया। पचमढ़ी एकमात्र पार्क होगा जहां चारों प्रकार के रेशम, जिसमें मलबरी, टसर, इरी तथा मूंगा सहतूत है, इनका उत्पादन होगा और इनका संवर्धन किया जाएगा। तो याद रखें, देश का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क पचमढ़ी में अक्टूबर 2023 में खुला है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा बना है। ऑप्शन ए भिंड, बी सतना, सी कटनी और डी खंडवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिंड। काफ़ी लंबे समय से भिंड को नगर निगम बनाने की मांग की जा रही थी और मध्य प्रदेश के 17वां नगर निगम के रूप में भिंड को बनाया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 2025 का FIH यानी फिच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भारत और डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। तो आगे आने वाला 2025 में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबान करने वाला देश भारत होगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक जल महोत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए हनुवंतिया टेंट सिटी, बी रामसर साइड भोजताल, सी कैनोइंग अकादमी ग्वालियर और डी गांधी सागर बांध चंबल नदी। तो इसका उत्तर आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, हनुवंतिया सिटी टेंट सिटी जो कि खंडवा में है, यहाँ पे वार्षिक जल महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
उज्जैन के महाकाल लोक में देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया, जो पारंपरिक स्वस्थ भोजन तथा मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसेगी। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अन्नकूट, बी प्रसादम, सी भोजनम और डी महाकाल के व्यंजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रसादम। तो ये जो प्रसादम है, प्रसादम में 17 दुकानें हैं और यहाँ पे राजगिरा, सावा, कुट्टू, रागी, दाल बाफले और राज्य के अन्य प्रसिद्ध जो भी पारंपरिक व्यंजन हैं उपलब्ध कराए जाएंगे। परिषद में जंक फूड तथा प्लास्टिक को प्रतिबंधित रखा जाएगा और यहाँ पे FSSAI द्वारा द डाइट बुक जारी की गई है और ये मिलावट की जांच करने के लिए जारी की गई है। और सड़कों पर सुरक्षा उपाय करते हुए फूड सेफ्टी ऑन व्हील नामक एक मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो याद रखेंगे प्रसादम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किन विभागों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा विभाग और खेल विभाग और ऑप्शन डी है जनसंपर्क विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के तहत इसमें आ जाएगा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा विभाग। इन दोनों को मिलाने के लिए मंजूरी दी गई है और इनको मिलाकर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग नामक एक विभाग बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर के निदेशक कौन है? ऑप्शन ए MM मुरुगप्पन, बी है डॉक्टर सुहास जोशी, सी है अभिलाष खांडेकर और डी है प्रोफेसर हिमांशु राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर के निदेशक जो हैं वो प्रोफेसर हिमांशु राय हैं। अगर हम अभिलाष खांडेकर की बात करें तो ये पत्रकार हैं और MPCA के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार जो सुहास जोशी जी की बात करें तो ये IIT इंदौर के निदेशक हैं और MM मुरुगप्पन की बात करें तो IIM इंदौर के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लेकिन IIM इंदौर के निदेशक की बात करें तो प्रोफेसर हिमांशु राय हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य और कला महोत्सव 2024 का 6वां संस्करण, जिसे ज्ञान कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ आयोजित किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी भोपाल और डी मैहर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। साहित्य और कला महोत्सव 2024 का 6वां संस्करण, जिसे ज्ञान कुंभ के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन किया गया था भोपाल में। और भोपाल इस कार्यक्रम के संस्थापक जो हैं वो राघव चंद्रा हैं। इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य के कला और साहित्य को समर्पित विभिन्न विषयों पर 50 से भी ज़्यादा सत्रों का आयोजन किया गया और यहाँ पे युवाओं के लिए कहानी पाठ, चित्रकारी, काव्य प्रतियोगिताएं इत्यादि भी आयोजित की गई। याद रखेंगे 12 से 14 जनवरी 2024 के दौरान भारत भवन भोपाल में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, पशुओं की खरीदी और बिक्री के लिए आरंभ किया गया मेला जो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला बन गया है, कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया जाता है हर साल, बताना है। ऑप्शन ए रीवा, बी बड़वानी, सी ग्वालियर और डी गुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बड़वानी। तो पशुओं की खरीदी और बिक्री के लिए आरंभ किया गया मेला जो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला बन गया है, इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर सी, क्षमा चाहेंगे इसमें बड़वानी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। तो ग्वालियर में ये आयोजित किया गया है। इसका आरंभ 1905 से प्रतिवर्ष आयोजित होता है। उद्देश्य था पशुओं की खरीदी बिक्री। वर्तमान में लगभग हर प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पे आरंभ हो चुकी हैं। वर्तमान में मेला अवधि के दौरान कई सेक्टरों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे झूला, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, शिल्पकारी, खाने पीने का सेक्टर, मनोरंजन इत्यादि। आयोजन स्थल ग्वालियर का रेसकोर्स रोड होता है और लगभग 104 एकड़ भूमि पर इस मेले का आयोजन होता है। अब ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहलाता है। अगला प्रश्न है,
आईएसओ सर्टिफाइड होने वाला भारत का पहला वुमन पुलिस स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल महिला थाना मध्य प्रदेश, बी अरवल महिला थाना बिहार, सी लखनऊ का महानगर पुलिस थाना उत्तर प्रदेश और डी महिला थाना कोझिकोड केरल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भोपाल का महिला थाना जो कि मध्य प्रदेश में है। ये आईएसओ सर्टिफाई होने वाला भारत का पहला वुमन पुलिस स्टेशन बन गया है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। इसके बारे में देख लेते हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बनाए गए विक्टिम फ्रेंडली भोपाल महिला थाना को आईएसओ की टीम द्वारा मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ 9001-2015 का सर्टिफिकेट दिया गया है। और यह जो मेला था, यह जो थाना था, ये सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे 1091 हेल्पलाइन नंबर के साथ में कॉल किया जा सकता है। साथ ही भोपाल महिला थाना मध्य प्रदेश देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाना बना। अगर अरवल थाने की बात करें तो अरवल महिला थाना बिहार के देश के 3 बेस्ट महिला थाना में शामिल थाना है। और देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड थाना की बात करें, चाहे वो पुलिस वाला हो, महिला वाला हो या किसी अन्य प्रकार का, तो ये लखनऊ का महानगर पुलिस थाना है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और एशिया का पहला महिला थाना कोझिकोड केरल में 1973 में इंदिरा गांधी जी के समय में लॉन्च किया गया था, उस समय स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में पिछले 66 सालों के रिकॉर्ड 76.22% वोटिंग हुई है। सर्वाधिक वोटिंग में जिलों के अवरोही क्रम का चयन करें। आपको बताना है सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुई है, फिर उससे कम कहाँ, फिर उससे कम कहाँ हुई है। ऑप्शन दिए हैं, ए इंदौर, भोपाल, बालाघाट, सागर, बी है सिवनी, बालाघाट, आगर, शाजापुर, सी है अलीराजपुर, भिंड, भोपाल और रीवा, डी है बालाघाट, सिवनी, आगर और राजगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिवनी, फिर बालाघाट, फिर आगर और फिर शाजापुर। इनका प्रतिशत देख लेते हैं। सिवनी में 85.68% वोटिंग हुई थी, बालाघाट में 85.23%, आगर में 85.03% और शाजापुर में 84.99% की वोटिंग हुई थी। और पिछले 66 सालों में रिकॉर्ड वोटिंग इसी दौरान 2023 के चुनाव में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निमाड़ का सबसे बड़ा मेला नवग्रह मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए खंडवा, बी खरगोन, सी बड़वानी और डी बुरहानपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोन। निमाड़ का सबसे बड़ा नवग्रह मेले का आयोजन जो है वो खरगोन में किया जाता है। यह 132 वर्ष पुराना है और ये जनवरी से लेकर फरवरी के दौरान लगता है। तो इस बार 10 जनवरी से 20 फरवरी तक आयोजित हुआ था। इसकी शुरुआत 1892 में हुई थी। पहले यह मेला पश्चिमी निमाड़ पंचायत लगाती थी या इसका आयोजन करती थी, किंतु 1957-58 से इसकी व्यवस्था नगर पालिका खरगोन देख रही है। और नवग्रह मंदिर का निर्माण पेशवाओं ने करवाया था। इसके बाद होलकरों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। तो याद रखेंगे, नवग्रह मेला पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन जो है यहाँ पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में हुआ। इसमें स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता यानी ISC 2022 का प्रथम विजेता शहर कौन सा था? ऑप्शन ए भोपाल, बी जबलपुर, सी ग्वालियर और डी इंदौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंदौर को 4 श्रेणियों में 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य का पुरस्कार भी दिया गया। इन पुरस्कारों को महापौर पुष्मित भार्गव तथा इंदौर स्मार्ट सिटी के CEO जो कि जिनका नाम है दिव्यांग सिंह, इन्होंने प्राप्त किया था। गुजरात के सूरत शहर को दूसरा और आगरा को इसमें तीसरा स्थान मिला था। और ये स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की अगर बात करें तो 25 जून 2015 से ये आरंभ हुआ है। इसका उद्देश्य स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग से देश में शहरी विकास के अभ्यास को आमूलचूल बदलाव करना। और इसके आयोजन करता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यानी MOHUA, भारत सरकार। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। ऑप्शन ए लाडपुर निवाड़ी, बी है देवगढ़ छिंदवाड़ा,
सी है प्राणपुर अशोकनगर और डी है मंडला गांव पन्ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राणपुर अशोकनगर। प्राणपुर अशोकनगर जो होगा वो देश का पहला टूरिज्म विलेज होगा। यहाँ पे जो हैंडक्राफ्ट है इससे संबंधित चीज़ों को दर्शाया जाएगा और क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का विकास 7 करोड़ 45 लाख रुपयों की लागत से किया जा रहा है, जो कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्थानीय बुनकरों एवं शिल्पकारों की कला को संरक्षित करते हुए बाजार मुहैया करवाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक लिस्ट में शामिल मध्य प्रदेश का पहला शहर बना। ऑप्शन ए मैहर, बी ग्वालियर, सी सतना और डी इंदौर। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ग्वालियर। ग्वालियर शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक लिस्ट में शामिल मध्य प्रदेश का पहला शहर बना है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया। इसी प्रकार केरल से जो कोझिकोड नाम का शहर है, ये सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से इसमें शामिल किया गया और ये 2 शहर ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में इस वर्ष शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र बनाया गया, तो उस मतदान केंद्र का नाम बताना है। ऑप्शन ए शाहपुर बुरहानपुर, बी है सोनेवानी बालाघाट, सी है पनवार चौहानन टोला सीधी और डी है परसवाड़ा बालाघाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में है सोनेवानी बालाघाट। ये विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र बनाया गया था। यह एक वन्य ग्राम के रूप में इसे मान्यता मिली है। इसमें 12 परिवार के 40 लोग मतदाता की श्रेणी में आते हैं और पहले लगभग 20 किलोमीटर दूर ये मत डालने जाते थे, लेकिन इस बार इसे केंद्र बना दिया गया। अगला प्रश्न है, सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में सही अवरोही क्रम है। तो आपको बताना है सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में अवरोही क्रम यानी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा, उसके बाद किसका और उसके बाद किसका। ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, फिर बुरहानपुर, फिर उज्जैन। ऑप्शन बी है बुरहानपुर, उज्जैन, फिर जबलपुर। ऑप्शन सी है उज्जैन, बुरहानपुर और जबलपुर और ऑप्शन डी है जबलपुर, बुरहानपुर और उज्जैन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में अवरोही क्रम की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा सर्वप्रथम आएगा, फिर बुरहानपुर और फिर उज्जैन आएगा। तो इनकी रैंकिंग की बात करें तो छिंदवाड़ा को इसमें फर्स्ट रैंक, बुरहानपुर को सेकंड और उज्जैन को थर्ड रैंक का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत की मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के दौरान भारत की मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है बताएंगे। ऑप्शन ए मीनाक्षी छत्री, बी रोशनी भदौरिया, सी भूरीबाई और डी लहरीबाई। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरीबाई। लहरीबाई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष में भारत की मिलेट्स ब्रांड्स एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा इन अन्य महिलाओं के विषय में बात कर लेते हैं। तो मीनाक्षी छत्री को टीबी उन्मूलन अभियान के लिए, रोशनी भदौरिया को महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए, भूरीबाई को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा लहरीबाई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और भारत मिलेट्स ये दोनों के लिए इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। उज्जैन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अकाब रजा खां का संबंध है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए चिकित्सा, बी शिक्षक या साहित्यकार, सी खिलाड़ी और डी वैज्ञानिक। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अकाब रजा खां का संबंध जो है वो साइंस से है, यानी ये वैज्ञानिक हैं। उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खां सूर्य मिशन आदित्य L1 की डिवाइस तैयार करने वाली टीम को इन्होंने लीड किया था। तो याद रखेंगे उज्जैन के अकाब रजा खां, इनका संबंध है आदित्य L1 की डिवाइस तैयार करने वाली टीम से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तबला दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए 25 दिसंबर, बी 25 नवंबर, सी 25 जनवरी और डी 25 फरवरी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर। मध्य प्रदेश में तबला दिवस मनाने की घोषणा 25 दिसंबर को की गई है। इसका डिटेल देख लेते हैं। तानसेन संगीत समारोह
के ताल दरबार कार्यक्रम के दौरान, जो कि ग्वालियर के कर्ण महल प्रांगण में हुआ था, यहाँ पे 1282 तबला वादकों ने 3 ताल और वंदे मातरम की धुन पर एक साथ तबला वादन कर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। तो यह भी याद रखेंगे कि तबला दिवस मनाने की घोषणा किस वजह से की गई थी। तो ग्वालियर के कर्ण महल प्रांगण में ताल दरबार कार्यक्रम में 1282 लोगों ने एक साथ तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में तबला दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन दिए हैं, ए 3500 रुपये प्रति बोरा, बी 3700 रुपये प्रति बोरा, सी 4000 रुपये प्रति बोरा और डी 4500 रुपये प्रति बोरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4000 रुपये प्रति बोरा। तो पहले ये कम था, 3000 रुपये प्रति बोरा था, इसे बढ़ा करके सीधे सीधे 4000 रुपये प्रति बोरा कर दिया है। इससे 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए बालाघाट, बी मंडला, सी दमोह और डी नर्मदापुरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दमोह है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो स्थापित किया जाना है वो दमोह में स्थापित किया जाना है। इसका डिटेल हम देख लेते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 2300 वर्ग किलोमीटर होगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित नौरादही वन्यजीव अभ्यारण्य को दमोह जिले में स्थित रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे इसका क्षेत्रफल बढ़ चुका है और इसमें शामिल जिले होंगे सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों के कुछ हिस्से। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय डुबरी है। और ये रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से ये 7वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 2023 में कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन ए है अरुणा साईराम, बी है पंडित एम वेंकटेश कुमार, सी गणपति भट्ट और डी है प्रहलाद सिंह टिपनिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा पंडित एम वेंकटेश कुमार। इन्हें कालिदास सम्मान 2022 दिया गया था। ये धारवाड़ यानी कर्नाटक के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान इन्हें दिया गया है। कालिदास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आकांक्षी विकास कार्यक्रम की रैंकिंग में भारत के मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है। तो ऑप्शन दिया है, ए कस्तूरबा ग्राम इंदौर, बी तिरला विकास खंड धार, सी धर्मपुरी विकासखंड इंदौर और डी फंदा विकासखंड भोपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तिरला विकासखंड धार। भारत सरकार के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में मध्य प्रदेश में तिरला विकासखंड धार को प्रथम स्थान मिला है। इसे नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वो 1 करोड़ रुपया दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ऑप्शन बी है प्राची यादव पैरा कैनोइंग, ऑप्शन सी है सुशीला चानू हॉकी और ऑप्शन नंबर डी है शिवेंद्र सिंह हॉकी। तो किसे अर्जुन अवार्ड 2023 नहीं मिला है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवेंद्र सिंह हॉकी। दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इन्हें शूटिंग के लिए, प्राची यादव पैरा कैनोइंग के लिए और सुशीला चानू को हॉकी के लिए अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। लेकिन शिवेंद्र सिंह की बात करें तो शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच रहे हैं और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है और यह अवार्ड भी 2023 में ही इन्हें दिया जाना है। अगला प्रश्न है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र के किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 2025 को कौन सा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है बताना है आपको। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स, ऑप्शन बी है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा वर्ष।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2025 को मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैगलेस स्कूल की पहल की गई है। सप्ताह में कितने दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना होगा? ऑप्शन ए पूरे सप्ताह, ऑप्शन बी शनिवार सोमवार, ऑप्शन बी सप्ताह में एक निश्चित दिन, ऑप्शन डी है बुधवार और शनिवार। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सप्ताह में कोई एक निश्चित दिन जो भी स्कूल चाहे वो चुन सकता है और उस दिन छात्रों को बिना बैग के स्कूल जाना होगा। इसका उद्देश्य है कि स्कूल को छात्रों के लिए तनाव का स्रोत नहीं बल्कि आनंद का स्रोत माना जाए तथा छात्रों पर बैग का वजन को कम करना। सप्ताह में एक बार बिना बैग के स्कूल जाना होगा। इस दौरान खेल से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत जैसे मनोरंजक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा और छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से हो रही है। कक्षा पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए यह लाया गया है और कक्षाओं के अनुसार स्कूल बैग के अधिकतम बैग को यानी अधिकतम वजन को स्वीकार किया गया है और इसकी रूपरेखा बनाते हुए एक नोटिस भी जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा संबंधित स्ट्रीम के आधार पर वजन का निर्धारण होगा और यह निर्णय राज्य में संचालित सभी प्रकार के सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक खेल परिसर योजना हाल ही में शुरू की गई है। इसके विषय में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, इसके तहत हर जिले में एक खेल परिसर बनाया जाएगा। ऑप्शन बी, भोपाल उज्जैन में ई स्पोर्ट्स मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन सी है, प्रत्येक खेल अकादमी के न्यूनतम 5 फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और डी है, प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के 10 और कांस्टेबल के 50 पद भरे जाएंगे। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी के तहत जो कथन है वो इसमें गलत है। इसमें दिया है भोपाल उज्जैन में ई स्पोर्ट्स मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना प्रस्तावित है, तो यह बिल्कुल गलत है। इसका डिटेल देखेंगे। हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और ब्रेक डांस अकादमी तथा उज्जैन में ई स्पोर्ट्स अकादमी तथा मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना प्रस्तावित है। तो भोपाल में नहीं है, भोपाल में ई स्पोर्ट्स और मलखम्ब इत्यादि नहीं होगा, ये उज्जैन में होगा, तो याद रखेंगे। और सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रस्तावित है। प्रत्येक खेल अकादमी में 5 फीडर सेंटर होंगे। इसमें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2024, ओलंपिक खेल 2024 में मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक खिलाड़ी भाग लें, पदक जीतें, यह प्रयास किया जाएगा। जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहेंगे उसमें से हर साल सब इंस्पेक्टर के 10 और कांस्टेबल के 50 पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही यह खेल 4 श्रेणियों में होंगे। पहला होगा शहरों में, फिर संभागी, बड़े और छोटे जिले मुख्यालय में। ये 4 जगह पर खेल के बुनियादी ढांचों की स्थापना के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और 4 श्रेणियों में खेल आरंभ किए जाएंगे। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में एक जिला एक खेल परिसर योजना के तहत यह आरंभ किया जाना है। अगला है, मध्य प्रदेश में हाल ही में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी की खोज की गई है? ऑप्शन ए, भेड़ाघाट जबलपुर, बी, सेठानी घाट नर्मदापुरम, सी, नर्मदा घाट मंडला और डी, लमेटा धार जिला। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लमेटा धार जिला आएगा और मध्य प्रदेश में हाल ही में लमेटा धार में डायनासोर की हैचरी की खोज की गई है। इसमें लगभग 256 जीवाश्म अंडे मिले थे, 92 अंडों के जीवाश्म मिले थे और 92 प्रकार के डायनासोर के घोंसले मिले थे। यह जो पूरा घोंसले हैं लमेटा सेल समूह में है और यह डायनासोर हैचरी क्षेत्र था जहाँ डायनासोर विशेष रूप से अंडे देने के लिए आते थे। विभिन्न प्रकार की प्रजाति जिसमें उल्लेखनीय टाइनासोर इत्यादि इसमें थी और लमेटा सेल समूह में स्तनधारियों, सांपों और जानवरों के भी जीवाश्म मिलते हैं। यह प्रागैतिहासिक सेल समूह क्रेटेसिक काल के अंत में उनके विलुप्त होने से पहले भारत में डायनासोर के विकास के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखेंगे, ये लमेटा सेल समूह धार में डायनासोर हैचरी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है,
आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए खजुराहो, बी ग्वालियर, सी कोझिकोड, डी त्रिवेंद्रम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खजुराहो। आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल जो होगा खजुराहो में स्थापित होगा। ये कब किया गया था इस घोषणा? तो 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव यानी KDF का आयोजन खजुराहो में किया गया था और इसी नृत्य महोत्सव में एक 1484 कलाकारों के द्वारा एक नृत्य श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया था। इसे कथक कुंभ बोला गया और ये जो कथक कुंभ हुआ था इसमें 1484 कलाकारों ने जो नाचा था उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य समारोह कब से मनाया जाता है? आपको सन बताना है। ऑप्शन ए 1875, बी 1956, सी 1975 और डी 2000। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में प्रतिवर्ष फरवरी से मार्च महीने के दौरान शास्त्रीय नृत्यों का इसमें प्रदर्शन होता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन करता है मध्य प्रदेश कला परिषद। यह समारोह 1975 से लगातार मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में नवाचारों के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड यानी MPTB को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए प्रथम पुरस्कार, बी द्वितीय पुरस्कार, सी तृतीय पुरस्कार और डी चतुर्थ पुरस्कार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम पुरस्कार। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड यानी MPTB को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है। बोर्ड को यह सम्मान पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास, स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास, राज्य की संस्कृति और विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में शामिल नहीं है। तो एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका नाम था विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम। इसमें कुछ परियोजनाओं भी लॉन्च की गई थी। इसमें कौन सी परियोजना शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा जबलपुर मेट्रो परियोजना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना, ऑप्शन सी रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, ऑप्शन नंबर डी है सीतापुर मुरैना में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छिंदवाड़ा जबलपुर में मेट्रो परियोजना, यह इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना, रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, सीतापुर मुरैना में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, ये सब खोले जाने हैं। इसके अलावा 3 रेलवे परियोजनाएं भी उन्होंने लॉन्च की थी। सीतापुर मुरैना में मेगा चमड़ा जूते सहायक केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क जग्गाखेड़ी मंदसौर इसको बढ़ावा देना, और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीतमपुर का उन्नयन परियोजना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा कुछ सिंचाई परियोजना भी थी जिसमें अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना, पाराडो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, ये सभी प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत इनकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय और डी चतुर्थ स्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में द्वितीय स्थान दिया गया है। इसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार को अपने घर का सपना सच हो रहा है और इसमें लगभग 36 लाख 40 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। और मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के द्वारा यह बताया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ प्रति विश्वविद्यालय की दर से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं? ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, बी
शिक्षा का अधिकार, सी सर्व शिक्षा अभियान और डी है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा। तो आपको बताना है कि इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए मिले हैं प्रति विद्यालय या प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ की मांग से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा कार्यक्रम के तहत प्रति विद्यालय 20 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा यानी रूसा 2013 योजना को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के रूप में लॉन्च किया गया था। तो ये रूसा योजना ही थी जिसे पीएम ऊषा के नाम से रिलॉन्च किया गया है और इसके तहत मध्य प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ प्रति विश्वविद्यालय के मान से 100 करोड़ रुपए का अनुमोदन हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के जो 5 विश्वविद्यालय हैं उसमें महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर वाला, ऑप्शन बी दूसरा विश्वविद्यालय है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, तीसरा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, चौथा है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और पांचवा है पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल। तो इस योजना का उद्देश्य भी देख लेते हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों को वित्त पोषित करना, अधिक दक्षता के साथ राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता इन सभी को प्राप्त करना। इस पीएम ऊषा योजना जो है इसे केंद्र और राज्यों के बीच में 60:40 के फंडिंग पर आधारित है, यानी 60% भाग जो है इसका खर्चे का वो केंद्र देगा और 40% जो भाग है वो राज्य देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। खराब सड़कों की सूचना देने और शीघ्र मरम्मत हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पॉटहोल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी है रोड रिपेयरिंग मोबाइल ऐप, ऑप्शन सी है सिटीजन रोड रिपेयरिंग ऐप और ऑप्शन डी है रोड बूस्टर ऐप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खराब सड़कों की सूचना देने और शीघ्र मरम्मत करवाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने पॉटहोल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भगवान सिंह कुशवाहा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए राफ्टिंग, बी कैनोइंग, सी पर्वतारोहण और डी है कार रेसिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतारोहण से। भगवान सिंह कुशवाहा ने दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की झील पेंगोंग में -13 डिग्री से -45 डिग्री तापमान में 21 किलोमीटर की दौड़ अपने एक दोस्त या साथी महेंद्र कुमार खुराना के साथ में पूर्ण की थी और इस दौड़ को दुनिया की सबसे ऊंची झील पर जमी हुई झील पर मैराथन के रूप में माना गया है और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है। तो याद रखेंगे पेंगोंग झील पर इन्होंने मैराथन दौड़ी थी और जो कि 21 किलोमीटर की थी और इनके साथी थे महेश कुमार खुराना। अगला प्रश्न हम देखेंगे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी सागर, सी मंदसौर, डी उज्जैन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उज्जैन है। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया था। यह उद्घाटन वर्चुअली किया गया था। इसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दिया गया है और पूरे विश्व में उज्जैनी यानी उज्जैन से निर्धारित और प्रसारित समय का पालन किया जाता है। इस वजह से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह घड़ी भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT को भी दर्शाती है। इसके अलावा भारतीय खगोलीय सिद्धांत और ग्रह नक्षत्रों की गति के आधार पर भारतीय समय गणना में समय का छोटा से छोटा अंश भी इसमें शामिल है और वैदिक घड़ी भारतीय समय गणना की परंपरा को बहाल करने का एक प्रयास है। इस घड़ी में चंद्रमा की स्थिति, पर्व, शुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, उससे संबंधित मुहूर्त, ज्योतिष गणना और भविष्यवाणी के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इससे मिल जाती है। तो ये वैदिक घड़ी है, याद रखेंगे। अगला है 16 से 18 फरवरी के दौरान भोपाल के गौहर महल में जश्न उर्दू कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन ए भारत में उर्दू की महत्ता, ऑप्शन बी है औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, ऑप्शन सी है हिंदी एक सहचारणी भाषा और ऑप्शन डी है एकता का स्तंभ उर्दू। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। 16 से 18 फरवरी के दौरान भोपाल के गौहर महल में जश्न उर्दू कार्यक्रम मनाया गया था, उसकी थीम थी। अगला प्रश्न है 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कब किया गया था?
ऑप्शन ए 8 से 10 फरवरी, बी 15 से 20 फरवरी, सी 20 से 26 फरवरी और डी है 25 से 27 फरवरी। सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 20 से लेकर 26 फरवरी के दौरान 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में किस दिन तबला दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ये रिपीट हुआ है प्रश्न। ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 25 फरवरी, सी 25 नवंबर और डी 25 दिसंबर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है 25 दिसंबर। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर के दिन तबला दिवस मनाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खजुराहो फेस्टिवल के 50वें संस्करण में किस विधा के प्रदर्शन से एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन ए तबला वादन, बी दीप प्रज्वलन, सी कथक नृत्य और डी लगातार गायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथक नृत्य प्रदर्शन का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं? ऑप्शन ए वीरा राणा, बी अवधेश प्रताप सिंह, सी इकबाल सिंह बैस और डी प्रशांत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीरा राणा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव जो हैं वो वीरा राणा जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम ऊषा परियोजना का शुभारंभ 20 फरवरी 2024 को किया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लोकार्पण कहां से शुरू किया? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, ऑप्शन बी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, ऑप्शन सी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और ऑप्शन डी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। यहाँ से पीएम ऊषा परियोजना का शुभारंभ 20 फरवरी 2024 को किया गया था और श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने इसका डिजिटल लोकार्पण किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फरवरी माह में मध्य प्रदेश के किस शहर में केला हल्दी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए रतलाम, बी रीवा, सी बुरहानपुर, डी निवाड़ी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुरहानपुर। फरवरी माह में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में केला हल्दी का फेस्टिवल आयोजन किया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यह फेस्टिवल मनाया गया था। केले और हल्दी फेस्टिवल में केले और हल्दी के प्रसंस्करण में तकनीक, नवाचार और सेल्स की संभावना पर विचार विमर्श हुआ था। इसका उद्देश्य था भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए केले के रेशे से हस्तशिल्प उत्पाद, केला का रेशा, कपड़ा और विविध प्रकार के खाद्य उत्पादों पर निवेश को आकर्षित करना तथा बुरहानपुर को केला हब के रूप में देश भर में पहचान दिलाना। तो याद रखेंगे एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत था और इसका नाम था केला हल्दी महोत्सव। ये 20 से लेकर 21 फरवरी 2024 के दौरान बुरहानपुर में आयोजित था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए इस्लामाबाद, बी नई दिल्ली, सी कोलंबो और डी नेपिदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो इसमें नाम आता है नई दिल्ली का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आपको नरोन्हा अकादमी के वर्तमान महानिदेशक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है श्रीमती वीरा राणा, ऑप्शन बी है श्री विनोद कुमार, ऑप्शन सी है श्री SR मोहंती और ऑप्शन डी है श्री अनिरुद्ध मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री विनोद कुमार। तो श्री विनोद कुमार जी जो हैं इस वक्त RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल के वर्तमान महानिदेशक हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसकी अकादमी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका नाम पहले मूलतः लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान था। वर्ष 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी रखा गया। 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की स्मृति में अकादमी को RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल का नाम दिया गया और इसके वर्तमान महानिदेशक श्री विनोद कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने तेंदुए हैं? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का भी के नाम से भी बुलाया जाने लगा है। तो इसमें कितने तेंदुए हैं? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 3907, ऑप्शन नंबर सी है 1879,
और ऑप्शन नंबर डी है 1070। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 3907। तो मध्य प्रदेश तेंदुआ रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 थी। इससे बढ़कर 2022 में ये 13,874 हो गई। और 1,000 से अधिक तेंदुओं की संख्या वाले राज्यों की अगर बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3,907 यानी लगभग 4,000, और महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 तेंदुए हैं। तेंदुआ की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। यह पैंथेरा जीनस का एक प्रजाति है। ये रात्रिचर होते हैं और लगभग 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित हुई देश की प्रमुख ट्रैवल प्रदर्शनी SATTE यानी साउथ एशियन ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज में बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है बताना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, बी गुजरात टूरिज्म बोर्ड, सी उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड और डी महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को यह सम्मान पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास, स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास, राज्यों की संस्कृति विरासत के संरक्षण इत्यादि के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट IPL की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए MP IPL, ऑप्शन बी है MP क्रिकेट लीग, ऑप्शन सी है MP 2020 और ऑप्शन डी है MPL। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MPL। प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट IPL की तर्ज पर मध्य प्रदेश में अब जो नया टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उसका नाम होगा MPL। अगला प्रश्न है, उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के दौरान अदानी समूह ने कितना निवेश करने की पेशकश की है। ऑप्शन ए 75,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1,250 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 350 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की पेशकश अदानी समूह ने यहाँ पे की है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसका डिटेल हम पहले देख लेंगे। कॉन्क्लेव में 12 देशों के उद्यमियों ने के साथ में 3,700 उत्पाद क्रेता विक्रेता शामिल हुए। तो लगभग 3,700 लोग हुए और 12 देश के उद्यमी भी इसमें शामिल हुए। इसमें 63 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। 283 उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए 12,550 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड की गई थी। सबसे बड़ा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश अदानी समूह से आया है। इसके अलावा पेप्सिको समूह ने भी उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 1,250 करोड़ रुपए के निवेश करने का एक करार किया है। L&T माइंड्री ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर संस्थान के प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का करार किया। इस निवेश से राज्य में लगभग 10,000 तकनीकी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के निवेश हुए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक निवेश जो किया है 75,000 करोड़ रुपए का, और ये अदानी समूह ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मध्य प्रदेश क्वीन ऑन द व्हील क्या है। तो मध्य प्रदेश का क्वीन ऑन द व्हील क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए महिला बाइकिंग टूर जिसे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने आयोजित किया है। ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम जिसमें महिलाओं को बाइक का वितरण किया गया। ऑप्शन सी स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम और ऑप्शन डी है महिला रेसर अकादमी जिसमें महिला रेसर को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मध्य प्रदेश क्वीन ऑन द व्हील जो है वो महिला बाइकिंग टूर है जिसे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने आयोजित किया है। यह 2 मार्च 2024 से 8 मार्च 2024 तक 7 दिन तक आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 1400 किलोमीटर का बाइक अभियान था और 25 बाइकर्स महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। इसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। अलग अलग प्रकार के गंतव्य में लगभग इन्होंने 1400 किलोमीटर क्रॉस किए थे, जिसमें चंदेरी किला, प्राणपुरा गांव, सांची स्तूप, कूनो, ग्वालियर, ओरछा, सोनागिरी, खजुराहो, सागर, भोपाल
और रास्ते में आने वाले अन्य जो भी पर्यटक स्थल मिले हैं वहाँ पे इन लोगों ने अपने आउटिंग की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की लहसुन की किस्म को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी मंदसौर, सी नीमच और डी रतलाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में रतलाम है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा तहसील के रियावन गांव के लहसुन की किस्म को जीआई टैग मिला है। तो आप याद रखेंगे, रतलाम की लहसुन है और लहसुन का नाम है रियावन। तो रियावन लहसुन को जीआई टैग मध्य प्रदेश में इस बार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर कहाँ स्थित है जिसके लिए उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वे की अनुमति प्रदान की है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी खंडवा, सी धार और डी भोपाल। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार। धार जिले में भोजशाला परिसर है। इसका डिटेल देख लेते हैं। 11वीं सदी का भोजशाला परिसर एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। हिंदुओं का मानना है कि यह राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय और देवी वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर दावा करता है कि यह कलाम मौला की मस्जिद है। तो फिलहाल में इसमें सर्वे चल रहा है और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद में ही यह निश्चित हो पाएगा कि ये क्या है। तो याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एसएस-एलएनजी प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए गुना, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी देवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुना। भारत का पहला एसएस-एलएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के गुना में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में गेल इंडिया लिमिटेड के विजयपुर परिसर में, तो गेल इंडिया लिमिटेड का एक परिसर है जिसका नाम विजयपुर परिसर है। इसमें भारत का पहला लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एसएस-एलएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। विजयपुर इकाई में एसएस-एलएनजी स्किड की सुविधा उपलब्ध है जो प्रतिदिन 36 टन एलएनजी का उत्पादन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की हाल ही में जारी विरासत स्थलों की संभावित अस्थायी सूची में शामिल नहीं है? तो कुछ दिनों पहले ही अस्थायी एक नई अस्थायी सूची जारी की गई थी यूनेस्को के शहरों विरासत स्थल के सूची में। उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल नहीं बताना है। ऑप्शन ए ग्वालियर का किला, बी धामनार का ऐतिहासिक समूह, सी भोजेश्वर महादेव मंदिर और डी ऊन के ऐतिहासिक मंदिर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊन के ऐतिहासिक मंदिर। फिलहाल जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा ग्वालियर किला, धामनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर ये सभी शामिल है। मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें ग्वालियर का किला है जो 6ठी शताब्दी में राजपूत योद्धा सूरजसेन ने इसकी नींव रखी थी। धमनार का ऐतिहासिक किला ये मंदसौर में आता है, धमनार गांव में है। यहाँ पे 7वीं शताब्दी की चट्टानें हैं, कटाई में कुछ स्थल मिले हैं, गुफाएं, स्तूप इत्यादि मिलते हैं और बुद्ध की बैठी हुई निर्माण मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा है। भोजेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये पत्थर से तरासा गया गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है, 2.3 मीटर ऊंचा है और इसकी परिधि लगभग 6 मीटर है। यह 6 मीटर वर्ग के 3 स्त्री बलुआ पत्थरों के मंच पर स्थापित है। इसके अलावा चौथा स्थल है चंबल घाटी में रॉककला स्थल। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। प्राचीन मानव निवास और संस्कृति विकास की जानकारी देता है। इसके अलावा खूनी भंडारा, जिसे कुंडी भंडारा के नाम से भी जानते हैं, बुरहानपुर, यह अनूठी जल आपूर्ति प्रणाली खूनी या कुंडी भंडारा बुरहानपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 407 वर्ष पहले हुआ था और यह आज भी चालू है और स्थानीय लोगों की पानी की पूर्ति करता है। इसका निर्माण 1615 में बुरहानपुर के शासक अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। फिर 6वें नंबर पर जिसे अस्थायी सूची में लिया गया है वो रामनगर है। यह मंडला का भगवान स्मारक है। मंडला जिले के रामनगर गोंड राजाओं का गढ़ हुआ करता था और 1667 में गोंड राजा हृदय शाह ने नर्मदा नदी के किनारे मोती महल बनवाया था। तो ये 6 जगह का नाम आप याद रखेंगे, ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक किला, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा और रामनगर मंडला का भगवान स्मारक। ये सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी WHS की अस्थायी यूनेस्को की सूची में जगह प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? तो ऑप्शन ए इंदौर रेलवे स्टेशन, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी जबलपुर।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में 248.52 फीट यानी लगभग 75 मीटर ऊंचाई के राष्ट्रध्वज को तिलवारा घाट में स्थित गांधी स्मारक में फहराया गया है। भारत में सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज की बात करें तो ये पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर है, जो 418 फीट ऊंचा है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो जबलपुर में हो गया है और ये 248.52 फीट ऊंचा है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कार्यक्रम के तहत भोपाल में महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया? ऑप्शन ए महिला तकनीकी दक्षता कार्यक्रम, बी नमो ड्रोन दीदी योजना, सी लाडली परियोजना और डी है मध्य प्रदेश सशक्त नारी कौशल विकास योजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना। इसके तहत भोपाल में महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस योजना का जो लक्ष्य है वो 15,000 महिलाओं को कृषि कार्य जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना, बीज बोना आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर प्रदान किए जाए। साथ ही जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें एक एक ड्रोन भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एयर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए डुमना एयरपोर्ट जबलपुर, बी देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर, सी राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर और डी है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसमें ग्वालियर में ये स्टेशन है, यह टर्मिनल है और यहाँ पर ग्वालियर की जितनी भी महत्वपूर्ण प्राचीन समय का ऐतिहासिक काल के जो कालक्रम है वो बताए गए हैं। ग्वालियर की संस्कृति के विषय में बताया गया है। इसका उद्घाटन वर्चुअली किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए घोषणाएं की हैं, इनमें से कौन सी गलत है? तो मध्य प्रदेश सरकार की घोषणाएं हैं, इसमें से क्या गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1625 से बढ़ाकर 11,450 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ऑप्शन बी में है अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1764 से बढ़ाकर 12,446 प्रति माह दिए जाएंगे। ऑप्शन सी है खेतीहर श्रमिकों की मजदूर 1396 से बढ़ाकर 9,160 प्रति माह दिए जाएंगे। और ऑप्शन डी है ई स्कूटर खरीदने वाले श्रमिकों को 80,000 की मदद की जाएगी। तो इसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए जो घोषणा की है उसमें से क्या इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत है ई स्कूटर खरीदने वाले श्रमिकों को 80,000 की मदद दी जाएगी। यह गलत है, बाकी सभी सही हैं। इन मजदूरों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की गई थी। उसमें अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 16,025 से बढ़ाकर 11,400 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिकों की 17,064 से बढ़ाकर 12,446 रुपये प्रति माह, खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी 1,396 रुपये से बढ़ाकर 9,160 रुपये प्रति माह और ई स्कूटर खरीदने वाले श्रमिकों को 80,000 की जगह 40,000 की मदद दी जाएगी। ये 4 घोषणाएं थी। 5वीं घोषणा थी दिव्यांगता होने और मृत्यु की स्थिति होने पर मजदूर और उनके परिवार को 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार की 5 बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस वक्त की हुई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य के साथ मिलकर आरंभ की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पहली लिंक परियोजना थी। इसके बाद में एक अन्य लिंक परियोजना जिसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना, यह लॉन्च की गई है। यह किस राज्य के साथ मिलकर के लॉन्च की गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान के साथ में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल यानी ERCP लिंक परियोजना बनी है और ये मध्य प्रदेश में राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों को साथ मिलाकर के ये योजना बनाई गई है। इसका लक्ष्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों को पीने और औद्योगिक पानी को उपलब्ध कराना।
यह दोनों राज्यों में कम से कम 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करेगा। कुल 5.6 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक और राज्यों में मार्ग टैंकों को पूरा करेगा। अगर नदियों की बात करें तो इसमें काली सिंध नदी आती है, पार्वती नदी आती है, चंबल नदी आती है। काली सिंध का उद्गम विंध्याचल रेंज में स्थित देवास जिले से है। पार्वती नदी सीहोर जिले से सिद्दीकीगंज से निकलती है और चंबल नदी इंदौर जिले के महू तहसील में जानापाव कुटी के पास से निकलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक गांव होम स्टे को देश का पहला 5 लीफ रेटिंग दी गई है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटक गांव जिसे होम स्टे के लिए पहली 5 लीफ रेटिंग दी गई है बताना है। ऑप्शन ए खोकर गांव रतलाम, ऑप्शन नंबर बी है सावरवानी गांव छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है ठाडी पाथर शहडोल और ऑप्शन नंबर डी है लाड़पुरा खास निवाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सावरवानी गांव छिंदवाड़ा। सावरवानी गांव छिंदवाड़ा को गांव में होम स्टे को देश का पहला 5 लीफ रेटिंग दिया गया है। गांव में ही एक वेदिका हिल्स होम स्टे बनाया गया है और इसी वेदिका हिल्स होम स्टे को ही देश का पहला 5 लीफ रेटिंग हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और स्वच्छ भारत मिशन के सारे मापदंडों को ये गांव पूरा करता है। यह छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में आता है। इसे विश्व स्तर पर भी एक अवार्ड मिल चुका है। विश्व स्तर पर इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी ICRT के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड के लिए भी चुना गया था। तो इस प्रकार से याद रखेंगे सावरवानी गांव छिंदवाड़ा को, जो तामिया विकासखंड में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, बी अहमदनगर महाराष्ट्र, सी अहमदाबाद गुजरात और डी हैदराबाद आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर जो महाराष्ट्र का एक शहर है, इसका नाम अब बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीरांगना अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सतना, बी दमोह, सी सागर और डी रीवा। तो ये अभी रिसेंटली में नया बना हुआ विश्वविद्यालय है, आपको बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है सागर। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय जो है वो सागर में है। सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आया था, उसके अनुसार आज एक नया इतिहास सागर में बन रहा है। सागर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां 2 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। साथ ही मरकोनिया व बंडा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय और केसली में विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा, ऐसी घोषणा उन्होंने सागर में की थी। तो और ये घोषणा जो हुई थी सागर में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को विस्तारित कर किस नाम से जाना जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया है, ए कृषक मित्र सोलर पंप योजना, बी प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना और ऑप्शन डी है सूर्य पंप योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना। इस नाम से अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को विस्तारित करके जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य विद्यासागर आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुना, बी खरगोन, सी सागर और डी दमोह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सागर। आचार्य विद्यासागर आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय सागर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुना, बी खरगोन, सी सागर और डी इंदौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरगोन। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को विभाजित कर क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय का खरगोन में निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? एक क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय भी ओपन होना है, ये कहाँ होना है? ऑप्शन ए गुना अशोकनगर, बी खरगोन, सी सागर और डी इंदौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
गुना अशोकनगर में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई थी। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को विभाजित करके क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना अशोकनगर का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन पानी की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशालाओं के NABL प्रमाणीकरण में मध्य प्रदेश को स्थान मिला है। तो आपको बताना है NABL के प्रयोगशाला के NABL प्रमाणीकरण में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान। जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशालाओं के NABL प्रमाणीकरण में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम राज्य है जहां सभी जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं का सर्वप्रथम NABL यानी राष्ट्रीय परीक्षण और शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाणीकरण कराया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है। ऑप्शन ए साबरमती गांव छिंदवाड़ा, बी ठाडी पाथर शहडोल, सी प्राणपुर अशोकनगर और डी लाड़पुरा खास निवाड़ी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राणपुर अशोकनगर। मध्य प्रदेश के प्राणपुर अशोकनगर में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया गया है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। निश्चित तौर पर इसमें हमने अधिक से अधिक समसामयिक प्रश्नों को शामिल करने का प्रयत्न किया है। फिर भी अगर कुछ प्रश्न छूट जाते हैं तो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारे वीडियो को एक बार पुनः देखिए और परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।